पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का समरी। पूरा चैप्टर नहीं, क्या पढ़ेंगे? समरी पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले तो हम लोग ये जानना होगा कि नेशनलिज्म क्या है और ये यूरोप क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? देखिए, हम जैसा कि आपको बताए हैं, नेशन में LISM जुड़ गया। नेशन क्या है? राष्ट्र हो गया। और LISM जुड़ गया मतलब राष्ट्रवाद हो गया। जब किसी भी व्यक्ति को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही प्रेम हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। जब हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसको ये लगने लगता है कि ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है और ये देश का जो बाउंड्री है, इसके बगल वाला हम इस पर हमला नहीं करने देंगे और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। ये ही चीज जो है राष्ट्रवाद है। जैसे हमारा भारत, मजाक नहीं है कि बगल वाला देश हमारे देश पर हमला कर दे, उंगली उठा दे, तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रवाद है। इसी बीच में हम आपको बीच में ऐसा टॉपिक बता देंगे जो आपको खिचड़ी के जैसा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एलेगोरी, जैसे एक वर्ड है इसी चैप्टर में, एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है? एलेगोरी जैसे हमारे लिए क्या है? भारत माता। भारत माता क्या है? एक फीमेल फिगर है, महिला है, जो कि हमारे देश के लिए, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर उसी तरह से हम अगर जर्मनी को देखें, तो जर्मनी का एलेगोरी क्या है? जर्मेनिया। और फ्रांस का देखें तो क्या है? मैरिनी। फ्रांस का कौन है? मैरिनी। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है कि लोग एलेगोरी बनाते हैं। जैसे एलेगोरी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम अपनी माँ के प्रति, महिलाओं के प्रति ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं। अट्रैक्ट कहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा अलग ही लगेगा, महिलाओं के प्रति अट्रैक्ट नहीं, संवेदनशील। क्योंकि हम लोग महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं। कोई बाप की गाली नहीं देता, माँ की गाली दे देता, तो दिमाग जो है और शरीर जो है खून खोल जाता है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि महिलाओं के प्रति हम लोग क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। तो भारत माता हम लोगों ने बनाया, जर्मेनिया हम लोगों ने बनाया, फ्रांस के मैरिनी हम लोगों ने बनाया। और जैसे कि मान लीजिए फ्रांस की जो एलेगोरी है वो कौन है? मैरिनी। एक महिला है जो जो लाल रंग की टापनी है, टोपी पहनी है और तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जो भी फ्रांस के लोग होंगे इस मैरिनी को बहुत लाइक करते होंगे और मैरिनी के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। मतलब ऐसा कोई वास्तव में कोई महिला नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? अब जर्मनी में उसी तरह से जर्मनी की जर्मेनिया के माथे पर ओक लीव्स है। अगर ये जर्मेनिया है तो जर्मेनिया के माथे पर क्या है? ओक लीव्स है। ओक लीव्स मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का पत्ता है, ओक के पत्तों का बांधा हुआ, जैसे हम लोग कैसे बांध लेते हैं सिर पे कोई टोपी जैसा, ताज है तो ओक लीव्स है। हाथ में तलवार है, ब्रेवरी को दिखाता है। असल में ओक लीव्स भी ब्रेवरी को ही दिखाता है। इसमें यह समझ में आ रहा है कि जर्मनी के लिए है, फ्रांस में मैरिनी है। ये बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड में जाइए। आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़े थे? फ्रांस की क्रांति। भाई फ्रांस जो है ना, एकदम एक नंबर का छोटा देश है उन लोगों के लिए जो राष्ट्रवादी नहीं है। देखो, दो बातें हो जाता है। अगर हम चोर हैं, अगर हम क्या हैं? चोर हैं, और एक आप पुलिस हैं, ठीक है ना, तो चोर जो है वो पुलिस का दुश्मन है, पुलिस जो है चोर का दुश्मन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुत्ता बिल्ली का दुश्मन है, बिल्ली कुत्ता का दुश्मन है कि नहीं है? गलती कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अब देखिए, अगर मोनार्की चोर है, हालांकि ऐसा सोचना नहीं है, मोनार्की अगर चोर है तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है एक दूसरे का दुश्मन है। हमेशा जो मोनार्की होगा वो डेमोक्रेटिक का क्या होगा? दुश्मन होगा। मोनार्की मतलब राजतंत्र और राजा का तंत्र, और डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। तो जो लोगों का तंत्र है, वो जो राजा का तंत्र है, मतलब जहाँ पे राजा बैठेंगे वो, और जो डेमोक्रेसी होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? दुश्मन होगा। कभी भी राजा नहीं चाहेंगे कि डेमोक्रेसी आ जाए, हमेशा डेमोक्रेसी चाहेगा कि राजा को हटा कर क्या करते हैं? डेमोक्रेसी ला दे। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग फ्रांस की क्रांति को देखेंगे ना थोड़े से में, हालांकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे और हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है क्लास 9 का, ठीक है,
आप लोग कहोगे तो रिकॉर्ड कर देंगे किसी दिन। फ्रांस का ये पूरा वीडियो समरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे, थोड़ा समरी में आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ करके आओगे और उसके बाद ये चीजों को समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम क्या बता रहे थे, फ्रांस में मेन चीज ये है कि फ्रांस के पहला स्टेप में क्या होता था, लुई 16। कौन सा? लुई 16। लुई 16 जो था, अब देखिए लुई 16 जो था वो फ्रांस का राजा था। अब इसको हटाया गया, फिर बना गया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद आया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब हर स्टेप में क्या हो रहा था, चेंजेस दिखाई दे रहा था। और ये चेंजेस कहाँ दिखाई दे रहा था, सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा था? फ्रांस में दिखाई दे रहा है। मतलब कि जिस समय लोग जो है अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे थे, उस समय फ्रांस जो था अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहा था, लड़ रहा था। समझ रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। जो लोग, जिस समय लोग अपने राजा के सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, उस समय जो फ्रांस है, उस समय फ्रांस जो है वो क्या कर रहा था, राजा के सामने लड़ रहा था, अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा था। फ्रांस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। कैसे लिखा है, लाइन से पढ़ना है। फ्रांस के लोगों ने मिलकर क्या लिख दिया, संविधान लिख दिया। और वो संविधान फ्रांस के राजा लुई 16 को मानना पड़ा। इतना ही नहीं, देशद्रोह का मुकदमा साबित हो गया किस पर, लुई 16 पर और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट पर। अगले ही कुछ समय के बाद उनको पैलेस ला डिकॉर्डे में मार दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरे यूरोप के लोग जिस समय राजा के सामने नहीं खड़ा हो सकते थे, उनका विरोध नहीं कर सकते थे, ये फ्रांस जो है आग बोल रहा था। आग बोलने का मतलब क्या है, जहर बोल रहा था। कहाँ पे, यूरोप में। होता भी अपने गांव में, कोई गांव में, शहर में, मोहल्ले में एक लड़की है, खूब हीरोइन बन के चलती है ना, खूब नया ड्रेस पहन के चलती है ना। आपके तो अगल बगल की जो लड़की है उसको फॉलो करेंगी। अगल बगल के लड़के जो कहेंगे अरे हमको भी वैसा ही यूनिफॉर्म चाहिए, एकदम ड्रेसिंग सेंस हमका भी हाईटेक होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? इसका मतलब यह है कि फ्रांस जो है उसी लड़की की तरह है। फ्रांस जो क्या है, उसी लड़की की तरह है जो हाईटेक है, और उसको फॉलो कौन कर रहा है, उसके अगल बगल के देश। भाई साहब, यूरोप में फ्रांस जो था जहर था, जो हर अपना कैसा जहर, वो अच्छा जहर था कि खराब जहर था, बताइए? अच्छा जहर था, डेमोक्रेसी लाना चाहता था ना, और उसको फॉलो कौन कर रहा था, पूरे यूरोप के लोग। इसीलिए आगे हम लोग देखेंगे कि ड्यूक मेटरनिक एक व्यक्ति है। ड्यूक मेटरनिक को कहता है कि ये जो फ्रांस है ना एकदम छोटा है, ये छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, यूरोप की सर्दी जुकाम कैसे हो रही है, कहां से शुरू हुई? फ्रांस से शुरू हुई। तो फ्रांस जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टर है, वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा और आपको डिटेल में जाएंगे। हम लोगों को इसमें स्टार्ट करना है, मेन चीज जानना है नेपोलियन के बारे में। देखिए नेपोलियन का इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसमें डिस्कस कर देगा बेहतर तरीके से। जैसे नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट की बब्बा जो है ना बहुत स्मार्ट था। ये पहले तो जान लीजिए कि ये क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर था। मिलिट्री डिक्टेटर था, मतलब तानाशाह था, राजा नहीं था। सब लोग लिखते मोनार्की था ना, क्या था, तानाशाह था, मिलिट्री डिक्टेटर था। दूसरा बात ये जान लीजिए कि यह अच्छा काम किया था। कोई होता है ना कि खराब काम करता है, जैसे कि लुई 16 जो था खा के अपने मोटाता था, अपनी पत्नी को खूब नया साड़ी कीन के देता था, जूता, एक लिपस्टिक ना बरस करवाता था, खूब एक से एक फैशन वाला चीज देता था, खूब खर्चा कराता था, है ना, 9 के लकड़ी 90 खर्च करवाता था, है ना, जितना का बबुआ उतना का झुनझुना, है ना। इसलिए क्या हो गया, फ्रांस का वाट लग गया, समझ में आना, इसलिए ना उसका साथ बुरा व्यवहार हुआ। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छा काम किया। कोई राजा भी होता है जो अच्छा काम करता है, तो नेपोलियन ने अच्छा काम किया, कुछ अच्छा काम किया। जैसे कि इसने 1804 में एक नेपोलियन कोड लाया, नेपोलियन कोड, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल कोड भी कहते हैं।
ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का, ये सिविल कोड क्या है। कुछ चेंजेस हुआ था, आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें पहला चेंजेस किया कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट किया, यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा किया। फ्यूडल ड्यूज घटाया गया था। इसमें इसने जो सफरडम था, पुराना मेमोरियल ड्यूज था, उसको हटा दिया गया। सारे लोगों को जो कानून है उसके सामने बराबर का अधिकार दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फलाना व्यक्ति तू लड़की है तो देखो कम अधिकार रहेगा, लड़का है तो कम अधिकार है, ज्यादा अधिकार रहेगा। यह पहली बार यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार जो फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने पहली बार महिलाओं को यह अधिकार दिया कि तुम अपने मर्जी से शादी को कॉन्ट्रैक्ट बनाया। शादी का कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट है, शादी करना तो कॉन्ट्रैक्ट करना है। बड़ा खुश हो रहा है शादी का नाम लेके। शादी का नाम क्या, शादी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद आप क्या करोगे कि अब लड़की जो होगी अपनी मर्जी से शादी करेगी और चाहे तो अपनी मर्जी से डाइवोर्स भी दे लेगी। मतलब कुछ अधिकार दिया गया, किसको अधिकार दिया गया, महिलाओं को दिया गया। इसका मतलब यह है। और क्या क्या दिया गया, एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सिस्टम। यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सिस्टम जरूर लिखना। मतलब कि जैसे कि आप एक्स कंट्री में रह रहे हो, एक्स राज्य में रह रहे हो, वाई राज्य में गए तो 5 किलो सामान लेके गए, यहाँ पर गया तो 5.5 किलो हो गया, आधा ही का, तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर मान लो कि 1000 ग्राम का, यहाँ पर मान लो 900 ग्राम का 1 केजी था, यहाँ पे 700 ग्राम का 1 केजी है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर उसी तरह से मेजरमेंट में भी गड़बड़ होता था। यहाँ पर बैरियर थे, टोल टैक्स जैसा ये बैरियर है, यहाँ से पार करके यहाँ है, यहाँ से पार करके यहाँ है, तो आपको टोल टैक्स लग रहा था, टैक्स लग रहा था। तो हर बार टैक्स लग रहा था तो सामान की वैल्यू क्या हो रही थी, ज्यादा बढ़ रही थी। और एक ज़ोल्वरिन नाम सुने होंगे आप लोग। ज़ोल्वरिन कौन थे, मर्चेंट्स का ग्रुप था, उन पर बैन लगा दिया गया था, है ना। गोल्ड मर्चेंट्स को बैन कर दिया गया था कि कोई बिजनेस नहीं करेगा। ये जो आया ना नेपोलियन बोनापार्ट, उसको फ्री कर दिया। मर्चेंट अच्छा काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, रोड बनवाए, अच्छा काम किया, समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम फ्रांस में डेवलपमेंट कराएं। समझ में आ रहा है, फ्रांस में क्या कराएं, डेवलपमेंट कराएं, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें, देश की तरक्की हो, सब लोग टैक्स पे करें। समझ में आ रहा है। अब ये अगर अच्छा काम कर रहा है, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, तो अच्छा किसको नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा राजतंत्र वालों को। किसको अच्छा नहीं लगेगा, जो राजा को प्यार करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम ट्रीटी ऑफ वियना की तरफ बढ़ रहे हैं। 1804 के बाद हम आगे कहां पे, सीधा 1815 पे। 1815 में नेपोलियन का हो गया, खत्म हो गया, मारा गया। 1815 में नेपोलियन मारा गया। भैया जब 1815 में नेपोलियन जब मारा गया, तो इसके बाद क्या होता है कि जे बाबू मारा है, जे नेपोलियन को मारा है, वो क्या करता है, उसके संपत्ति को अपने में ले, अपना बना ले। जैसे हम तेरे घर गए, तेरा पूरा फैमिली को बंधक बना लिए, तो तेरा घर का सारा सामान किसका हो गया, जो तुमको हराया है, नहीं समझे, है ना। सारा मम्मी का जितना गहना जेवर है ना, सब हम अपनी पत्नी को दे देंगे। अब समझ ले, तो हमला, इसका मतलब क्या कि आपको खुद का सिक्योरिटी क्या करना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है। अब इस बात को सीखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था 1815 में मारा गया। मारने वाला कौन था, याद रखिएगा, बाप रे, बी से BAPR, ठीक है ना। बी से ब्रिटेन, ए से ऑस्ट्रिया, पी से पर्सिया, आर से रसिया। ये लोग मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को पूछ ले। नेपोलियन बोनापार्ट पूछा गया किसके द्वारा, बाप रे, ब्रिटेन, पर्सिया, ऑस्ट्रिया और रसिया के द्वारा। तो इन लोग मीटिंग किया, कहाँ पे, वियना में। कहाँ पे मीटिंग किया, वियना में, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। ट्रीटी मतलब क्या होता है, संधि। क्या होता है, संधि। ये लोग आपस में मिले, कौन, चारों पांचों देश मिला, और संधि किया कि के का लूटेगा। नेपोलियनों के हम लोग मारे हैं, अपना चीज छोड़ के गया है, तो हम लोग का चाहिए, हम लोग का लेंगे। तो ये लोग जो है कुछ, जैसे नेपोलियन ने कहीं कोई राज्य हड़प के रखा था, तो उसको ये ले लिया, कोई रसिया ले लिया। जैसे सैक्सोनी को
सैक्सोनी एक राज्य है जिसको रसिया या पर्स ले लेता है। अच्छा, इसको मीटिंग को हेड कराने वाला एक था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। ये मीटिंग करवाता है। मतलब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जितना नेपोलियन चेंजेस किया था उसको अंडू कर दिया गया। अंडू जिसमें से हम मोबाइल में कोनो बढ़िया फोटो का डिलीट हो जाता है और उसके बाद लोग अंडू कर देते हैं, है ना। अब मम्मी जब मोबाइल चेक करके आते तो सॉरी मोबाइल में डिलीट कर देते हैं। मम्मी जब मोबाइल चेक करके चली जाती है तो अंडू कर देते हैं, फिर देखते हैं तो मम्मी को पता थोड़ी चलता है, तो हम लोग डिलीट कर दिया, बाद में क्या कर देंगे, अंडू कर देंगे रीस्टोर में जाके। तो नेपोलियन जितना भी 1804 में नेपोलियनिक कोड में जितना चेंजेस किया था नेपोलियन, उसको यहाँ पर अंडू कर दिया गया, मतलब सब हटा दिया गया, इरेज कर दिया गया, खत्म। समझ में आ रहा है? एक चेंज नहीं किया गया था, क्या? 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फिडेंसी। जर्मन कॉन्फिडेंसी का जो 39 स्टेट्स था, ये जो बैरियर लगा हुआ था, बैरियर में टोल टैक्स वाला लगा पता है, वो वाला चीज चेंज नहीं किया। मतलब 39 स्टेट्स में जो था उसको चेंज नहीं किया गया। अब देखो कितना समझदार है, यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। और फ्रांस देखो सबसे ज्यादा जहर कहाँ किसके पास है? फ्रांस के पास है। तो कह रहा है फ्रांस के चारों तरफ, अगर ये फ्रांस है ना, ये फ्रांस के चारों तरफ स्टेट लगा दो, स्टेट का गठन कर दो कि आगे भविष्य में विस्तार नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? भविष्य में विस्तार नहीं करेगा। लेकिन ये फ्रांस जो है ना, मानने वाला नहीं है। हो नार बीरबल के होते चिकने बात, जिसके बाद छपता है उसको दबाया नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से थोड़ा सा और एक लिंक तैयार करते हैं। एक था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में अगले, इनका काम खत्म हो गया कब बाबू? 1815 में। अब जो लोग नेपोलियन बोनापार्ट को चाहते होंगे या उनके सिस्टम को चाहते होंगे, या जो लोग, इसके बाद क्या हो गया? मोनार्की सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया। बॉर्बन डायनेस्टी को बॉर्बन डायनेस्टी रूल करने लगा। बॉर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में वही लुई 16 वाला था। तो लुई 16 के बाद लुई 18 आ गया। कौन आ गया? लुई 18 था। लुई 17 को मौका नहीं मिला। लुई फिलिप जिसको कहते हैं, एक दिन, अरे फिलिप से याद आया, लुई फिलिप जो है ना, बड़ी समझदार था। एक दिन की बात है जब लोग जो है इस पर हमला कर दिए। समझ में? इस पर हमला कर दिए। लुई फिलिप देखता है क्या होता था, हमारे दादा के मरले सब फ्रांस वाला, हमारे दादी के मरले सब फ्रांस वाला, मैक्सिमिलियन रोबोस करके गर्दने रेत दिया। बुलेटिन वाला, बुलेटिन डॉक्टर बुलेटिन जो इन्वेंट किया था इंस्ट्रूमेंट, बुलेटिन कर दिया रिपब्लिकन गवर्नमेंट के दरमियान। तो फिर हमरा पे तखेत दिया है, हम हमला कर दिया, भागो तो चला भाग। कौन? लुई फिलिप। व्हाट है? फ्लिप टू फ्ली। लुई फिलिप टू फ्ली। क्या हुआ? लुई फिलिप का हो गया, भाग निकला। अगर नहीं भागता तो किताब में पढ़ना पड़ता कि लुई फिलिप को भी फ्रांस के लोगों ने क्या कर दिया? मार दिया। समझ में आ रहा ना? खैर यहाँ पे आइए, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद 1815 आया। 1815 के बाद आया कौन? मोनार्की आया, जो कि लुई 18 था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जो लोग मोनार्की के विपक्ष में होंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? जैसे हम लोग यहाँ ब्रिटिश के जो विपक्ष में थे वो क्या थे? रेवोल्यूशनरी थे। तो उसी तरह से मोनार्की के विपक्ष में जो होंगे वो क्या होंगे? रेवोल्यूशनरी थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आई? नेपोलियन बोनापार्ट के बाद 1815 मोनार्की आ गया। मोनार्की के विपक्ष में जो होगा वो क्या हो गया? रेवोल्यूशनरी। एक रेवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था गुसेप्पे मैज़ीनी। क्या नाम था? गुसेप्पे मैज़ीनी। याद रखिएगा, गुसेप्पे मैज़ीनी। अभी तक हमने कहीं डेट नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वही 2 डेट लिखा है। क्या क्या? 1804 और 1815। बहुत बहुरा जिसे पढ़ा रहे हैं इसलिए कि जानिए कि मास्टर को टैलेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि ज्यादा टैलेंटेड मास्टर अगर बनने में आप लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगी, एकदम बहुरा बनकर सीखिए और बहुरा जैसा पढ़िए। 1804 में डेट याद रखिए, 1815 याद रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, अब रेवोल्यूशनरी में आ गया गुसेप्पे मैज़ीनी। अब गुसेप्पे मैज़ीनी जो है ना, रेवोल्यूशन करेगा। इसने 2 दल बनाया था, सीक्रेट सोसाइटी जिसको कहते हैं। एक था यूरोप में, यंग यूरोप इन
मार्शलाइज, यंग यूरोप इन मार्शलाइज, यंग यूरोप इन सॉरी यंग इटली, यंग यूरोप और ये था यंग इटली। इटली। अरे भाई साहब के 24 साल का जब था ना जवान, तो अब इसको एग्जाइल कर दिया गया था, भगा दिया गया था, एग्जाइल देश निकाला दे दिया गया था। ये लिगुरिया एक जगह है, लिगुरिया को स्वतंत्र कराने चले थे, अगर पकड़ के पूछने लगा, लुका के मैंने छुप गए, तो 2 साल तक जमीन के अंदर नहीं, मतलब अंडरग्राउंड रहना। अंडरग्राउंड रहने का मतलब ये है कि बैंक जैसा जमीन के अंदर बिल्ड करके घुस जाने, मतलब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, समझ में आ रहा ना। इस साहब ने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाए, और यंग इटली वाला जो सीक्रेट सोसाइटी है, जब हम आपको बताएंगे ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो वहां पर यही सीक्रेट सोसाइटी काम किया था। इस तरह से आपने देखा, इनका जन्म हुआ था 1807 में, 1807 में। इसका मतलब यह है कि नेपोलियनिक कोड जब लागू हुआ था और नेपोलियन जब मरा था, उसके पीछे में ही जन्मे थे। बात तो समझ में आ रहा है ना। चलिए आज का सेवा समाप्त, अगला बार इसके आगे का चीजें बता देंगे।